भारत से कशीदगी में कमी आई मगर जंग का खतरा मौजूद है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने खित्ते में कशीदगी का जिम्मेदार भारत को करार दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बताया कि भारतीय जारहियत की वजह से दोनों मुल्क जंग के धाने पर थे। भारत कश्मीरियों को दबाएगा तो रद्द अमल आएगा। तर्जुमान पाक फौज ने खित्ते में कशीदगी खत्म करने के लिए मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि भारत से कशीदगी में कमी आई मगर जंग का खतरा मौजूद है, ये कहना था DGISPR का। भारतीय जारहियत के बायस दोनों ममालिक जंग के करीब थे। कशीदगी में कमी जरूर आई लेकिन जंग का खतरा अभी टला नहीं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बताया खित्ते में कशीदगी की जिम्मेदार मोदी सरकार है। कहा तनाव कम करने के लिए बॉल अब भारत के कोर्ट में है। We feel that now the ball is in the Indian court. Should they decide to escalate more, the situation will go bad. कश्मीरियों पर मजालिम जारी रहे तो रद्द अमल भी आएगा। तर्जुमान पाक फौज ने भारत पर फिर वाजे कर दिया खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। India also has to look inward that why these incidents are happening. We have to move towards resolution of Kashmir because this issue, Kashmir, is a flashpoint for the peace in region. मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मजीद कहा पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को रिहा करके खैर सिगाली का पैगाम दिया। पाक भारत कशीदगी कम करने में अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अमेरिकी हम मनसब का शुक्रगुजार हूँ। माइक पोम्पियो की प्राइवेट डिप्लोमेसी तनाव में कमी का बायस बनी। पाकिस्तान एक बावकार खारजा पॉलिसी पर गामजन है। हालात में बेहतरी न आने पर अपने अमेरिकी हम मनसब का शुक्रगुजार हूँ। माइक पोम्पियो की प्राइवेट डिप्लोमेसी तनाव में कमी का बायस बनी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि पाकिस्तान एक बावकार खारजा पॉलिसी पर गामजन है। पाक भारत कशीदगी कम करने में अमेरिका ने किरदार अदा किया। दीगर आलमी बरादरी का भी उन्होंने जिक्र किया लेकिन एक प्राइवेट डिप्लोमेसी के हवाले से उनका कहना था कि अमेरिका ने इस हवाले से अपना एक खास किरदार अदा किया है। तो हमारा नुक्ता नजर था उसकी हकीकत भी दुनिया के सामने आ गई है और आज लोग उसको वजन दे रहे हैं। पाक भारत कशीदगी में कमी मज़बत पेशरफ्त है। पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब और तुर्की ने दोनों ममालिक के दरमियान तनाव में कमी के लिए अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। The Chinese leadership presented a sound advice for India and Pakistan to engage in a dialogue and resolve their disputes through peaceful means. पाकिस्तान पर हमले की मंसूबा बंदी करने वालों में तीसरा मुल्क कौन सा था? सहाफी के सवाल पर शाह महमूद कुरैशी जवाब गोल कर गए। तीसरा मुल्क कौन सा था? वो कान में बताऊंगा। वजीर खारजा ने बताया पाकिस्तान का वफ्द करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात के हवाले से नई दिल्ली जाएगा। जापान के वजीर खारजा मिस्टर तारो कोनो का वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक भारत कशीदगी और खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अमन का दाई है और खित्ते में क़याम अमन का ख्वाहां है। इस हवाले से मजीद पाकिस्तान के रवाबित जारी हैं। जापान के वजीर खारजा मिस्टर तारो कोनो का वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक भारत कशीदगी और खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। राफेल तैयारों में अरबों डॉलर्स की करप्शन मोदी के गले की हड्डी बन गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में राफेल तैयारों की डील से मुतालिक समाअत के दौरान इंकशाफ हुआ है कि मुआहदे से मुतालिक अहम दस्तावेजात गायब हैं। वजारत दिफा ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया है कि मुआहदे के दस्तावेजात चोरी हो गए हैं। ऑपोजिशन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मोदी सरकार ने डील के कागजात गायब किए हैं। राहुल गांधी ने अंबानी ग्रुप को डील दिलवाने का इल्ज़ाम आयद किया है। चौकीदार की चोरी आखिर रंगे हाथों पकड़ी गई है। राफेल सौदे की इंडियन नेगोशिएशन INT की रिपोर्ट अब जग जाहिर है। अब साफ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश व संसद को सफेद झूठ बोलकर जानबूझकर गुमराह किया ताकि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार, जालसाजी
वे देश की सुरक्षा से षड्यंत्रकारी खिलवाड़ पर पर्दा डाला जा सके। उधर नई दिल्ली में भारतीय एयरफोर्स के दफ्तर में आग लग गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिल्डिंग में अहम दस्तावेजात के जलने का खदशा है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में मुत्तादिद वजारतों के दफातर मौजूद हैं। हादसे में एक पुलिस एहलकार झुलसकर हलाक हो गया। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि नई दिल्ली में भारतीय एयरफोर्स के दफ्तर में आग लग गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिल्डिंग में अहम दस्तावेजात के जलने का खदशा है। बरतानवी न्यूज एजेंसी ने बालाकोट में हमले के भारतीय दावे को झूठ करार दिया है। अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी ने तस्वीर शाया करते हुए कहा कि तस्वीर से साबित होता है कि बालाकोट में कोई इमारत निशाना नहीं बनी। सैटेलाइट तस्वीर में मदरसा अपनी जगह पर मौजूद नजर आ रहा है। बरतानवी न्यूज एजेंसी ने बालाकोट में हमले का भारतीय दावा झूठा करार दे दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मदरसे की छत पर कोई सुराख, ना ही दीवारों पर धमाके के कोई आसार हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर के मुताबिक इमारत बिल्कुल ठीक है। भारतीय वजारत खारजा और दिफा ने न्यूज एजेंसी की खबर पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। मोदी के दौर में दहशतगर्दी में 176% इजाफा हुआ। भारतीय फौजियों की हलाकत के वाकयात में 83% तक इजाफा हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आदाद शुमार पेश कर दिए। उधर भारतीय पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह ने मोदी को खबरदार किया है कि पाकिस्तान जंग में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेगा। मोदी के दौर में दहशतगर्दी में 176% इजाफा हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आदाद शुमार में इंकशाफ। सीपीआई के सेक्रेटरी जनरल सीताराम का कहना है कि मोदी दौर में कश्मीरियों की मज़ाहमत में भी तेजी आई है। मोदी सरकार ने कश्मीर के तमाम ग्रुपों से सियासी अमल शुरू करने का वादा भी पूरा नहीं किया। मुल्क भर में मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ फजा बनाई जा रही है। भारतीय पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह ने मोदी को खबरदार किया कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई कहीं ज्यादा सख्त हो सकती है। पाकिस्तान जंग में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेगा। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि मकबूजा कश्मीर में जमात इस्लामी के कारकुनान, आलिमों और मौलवियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इंतजामिया हमारे मजहब में मुदाखलत कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमात इस्लामी पर पाबंदियों के खात्मे तक एहतजाज जारी रखेंगे। बीजेपी के साथ हाथ मिला के बीजेपी के नाक में नकेल डाल के उनको अपने हिसाब से जम्मू कश्मीर में चलाया था। अब चूंकि उन्होंने अपनी नाक से नकेल निकाल दी है, सरकार से अलग हो गए और आज आप देखते हैं जम्मू कश्मीर का क्या हाल है। आप देखते हैं सरहदों में जंग जैसा मामला है और यहाँ जमात इस्लामी पे बैन लगा के उनके बुजुर्ग लीडरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके दफ्तरों को सील किया जा रहा है। इसी तरह अहले हदीस के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इमामों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मौलवियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हमारे मजहब में मुदाखलत है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी थम न सकी। पुलवामा में शहीद होने वाले 2 कश्मीरियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शरीक कश्मीरी काबिज भारत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उधर मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू 18वें रोज में दाखिल हो गया। इलाके में अशियाए खुरोनोश की किल्लत पैदा हो गई है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आपको अपडेट करें। काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी थम न सकी। मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता रोज शहीद होने वाले कश्मीरियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में कश्मीरियों ने शिरकत की। नमाज जनाजा में शरीक कश्मीरी तहरीक आज़ादी और काबिज भारत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बात करने पर वजीर को काबीना से निकाल दिया गया, जबकि भारत में गवर्नर कश्मीरी मुसलमानों के बॉयकॉट का मुतालबा करता है लेकिन कोई पूछता नहीं। आजाद कश्मीर में कोटली के ततापानी सेक्टर में भारतीय फौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी है। न्यूज़ की टीम इस वक्त ततापानी सेक्टर में गोलाबारी से मुतासरा इलाके में मौजूद है। भारतीय फौज गोलाबारी से घर को शदीद नुकसान पहुंचा है। नुमाइंदा न्यूज़ साइरस निसार एक मुतासरा घर में मौजूद है। मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे।
جی بالکل ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں کوٹلی آزاد کشمیر کے تتا پانی سیکٹر میں. اگر بات کی جائے لائن آف کنٹرول کی تو بھارت نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہتے کشمیریوں کو شہید اور زخمی کرنا شروع کر دیا ہے. میں اس وقت اس گھر میں موجود ہوں جہاں پہ لائن آف کنٹرول بھارت کی جانب سے سویلین آبادی کو اٹیک کر کے گولہ باری کی گئی. میرے کیمرہ مین آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ وہ گھر ہے جہاں پہ ایک گولہ لگنے سے ایک چھت ہے وہ ڈیمیج ہو گیا، جس کے آپ دیکھ رہے ہیں چھت کے جو ٹکڑے ہیں وہ اس زمین پہ گرے ہوئے ہیں. یہاں پہ وہ ٹکڑے بھی ہیں جو یہ اس گھر میں جو ڈیمیجنگ ہوئی ہے. اور آپ کو آگے بھی بتاؤں کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک بزرگ موجود ہیں. آپ ان کے ہاتھ میں کچھ شیل کے ٹکڑے جو بھارت کی جانب سے جو ہے لگائے گئے ہیں. جی انکل، یہ کیا چیز آپ کے ہاتھ میں، آپ بتائیں گے ہمیں؟ یہ بھارت کی طرف سے جو گولہ باری ہوئی ہے، گولے کے ٹکڑے میرے ہاتھ پر پڑے ہوئے ہیں. اور یہ میرے سامنے دو گراریاں بھی ہیں پڑی ہوئی، جو کہ اس دو گولے پڑے ہیں، دونوں کی گراریاں یہ پڑی ہوئی ہیں. ایک کی یہ نیچے پڑی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ میرے میں ہے. اور یہ پوری گراریاں میں نے یہاں سے سمیٹ کے رکھی ہوئی ہیں. بھارت جو ہے لائن آف کنٹرول کے جو متاثرین ہیں ان کو گولہ باری وہاں پہ کر رہا ہے، اور اس کا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے صرف اور صرف سویلین آبادی کو اٹیک کر رہا ہے اور اس نے نہتے کشمیری کو شہید اور زخمی شروع کر دیا ہے. جی وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ نے کالعدم تنظیموں کے زیر انتظام مساجد و مدارس کا کنٹرول سنبھال لیا. شک کی بنیاد پر 100 سے زائد افراد کو بے حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ آئندہ کالعدم تنظیمیں چندہ بھی اکٹھا نہیں کر سکیں گی. مزید جانیں گے اسلام آباد سے محمد اویس سے. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں تیزی. قانون نافذ کرنے والی اداروں کا کالعدم تنظیموں کے خلاف بلا امتیاز گرینڈ آپریشن. 100 کے قریب افراد کو شک کی بنیاد پر گرفتار. کالعدم تنظیموں کے زیر کنٹرول مساجد اور مدارس کو حکومتی کنٹرول میں لے لیا گیا. آئندہ کوئی بھی کالعدم تنظیم چندے اکٹھا نہیں کر سکے گی. مدارس میں طلبہ کو پڑھانے والے قاری کو تنخواہ حکومت ادا کرے گی. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا ہے نیشنل ایکشن پلان پر دینی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ جن اداروں پر الزامات ہیں ان سے متعلق بھی چیزیں واضح ہو جائیں گی. جن اداروں پہ اس طرح کے الزامات ہیں ان کا بھی صفایا ہو جائے گا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. مسلسل مدارس کے بارے میں ایک کہا جا رہا ہے کہ یہاں خدا نخواستہ دہشت گردی کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور یا بیرون ممالک کے خلاف ان اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے. وہ ساری صورتحال کلیئر ہو جائے گی. محکمہ اوقاف نے مساجد کے نئے امام اور خطیب بھی مقرر کر دیے. اسلام آباد کے علاوہ راولپنڈی میں بھی اڈیالہ روڈ اور چاکرا میں قائم 2 فلاحی ڈسپینسریاں سیل کر دی گئی، جبکہ کالعدم تنظیم کا ایک مدرسہ بھی سرکاری تحویل میں لے لیا گیا ہے. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ محمد اویس، نیو نیوز، اسلام آباد. جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے ادارے سندھ حکومت کی زیر نگرانی چلائے جائیں گے. سندھ کے مشیر اطلاعات مرتضی وہاب کا بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ کالعدم تنظیموں کے تحت چلنے والے مدارس اور فلاحی ادارے سندھ حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیے ہیں. اقوام متحدہ کے قوانین کی پاسداری دنیا کے تمام ممالک پر عائد ہوتی ہے. اسی طرح پاکستان بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کون امن کی بات کر رہا ہے اور کون جنگی جنون کو ہوا دے رہا ہے. فواد چودھری نے بھارت کو آئینہ دکھا دیا. بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارت نے پاکستان پر پلوامہ حملے کے بغیر ثبوت الزام عائد کیے. مودی سے شواہد مانگنا بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے. کالعدم تنظیموں کے خلاف ہونے والی کارروائی کسی دباؤ کے تحت نہیں کی گئی بلکہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا حصہ ہے. اقوام متحدہ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت سے کشیدگی ختم کرنے پر زور دیا ہے. ترجمان سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ صورتحال سے پوری طرح آگاہ ہے. دونوں ممالک کو تناؤ میں کمی کے لیے زیادہ سے زیادہ اقدامات اٹھانے ہوں گے. ادھر ترجمان امریکی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی ختم کروانے میں مائک پومپیو نے اصل کردار ادا کیا. دونوں ممالک براہ راست رابطوں کو فروغ دیں. دونوں ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ براہ راست رابطوں کو فروغ دیں تاکہ کشیدگی ختم کی جا سکے. پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری. چین نے ہاؤسنگ اینڈ مینوفیکچرنگ سیکٹرز میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم عمران خان سے XCMH گروپ کے جنرل مینیجر نے ملاقات کی. مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے اور 50 لاکھ گھروں کی اسکیم میں دلچسپی کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے چینی سرمایہ کاری کو خوش آئند قرار دیا. ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی.
पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, चीन का हाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। इस्लामाबाद में वजीर आजम इमरान खान से XCMH ग्रुप के जनरल मैनेजर हैंसन लियो ने मुलाकात की। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की ख्वाहिश जाहिर की। 50 लाख घरों की स्कीम में भी दिलचस्पी का इजहार किया। वजीर आजम ने बड़ी सरमायाकारी का खैर मकदम किया, यकीन दहानी कराई हुकूमत ग्रुप को सरमायाकारी के लिए हर तरह की सहूलतें फराहम करेगी। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। पंजाब में फयाजुल हसन चौहान के इस्तीफे के बाद दीगर वजीरों के सर पर भी खतरात मंडाने लगे हैं। इमरान खान ने दौरा लाहौर के दौरान फयाजुल हसन चौहान समेत 4 वज़रा की सरजनिश की थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पहले 6 से 8 माह के बाद अब कारकर्दगी की बुनियाद पर दीगर पार्टी वर्कर्स को मौका देने का फैसला किया है। इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात जानेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि पंजाब में फयाजुल हसन चौहान के इस्तीफे के बाद दीगर वज़ीरों के सर पर भी खतरात मंडलाने लगे हैं। मज़ीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा रूबा अरूज से। रूबा, बताइएगा कौन कौन से वज़ीर के सर पर अब तलवार लटक रही है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान का गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर का दौरा जो है वो आखिरकार जो कारगर साबित हुआ और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा ले लिया गया है और नए वज़ीर इत्तलात शमशान बुहारी को मुकर्रर भी कर दिया गया है। अब जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक मरतबा फिर इस हफ्ते जो है वो लाहौर का दौरा करने वाले हैं और दोबारा महकमों की जो मीटिंग्स हैं वज़रा से ब्रीफिंग लेंगे और 6 से 8 माह की जो कारकर्दगी है उसका असर नूर जायज़ा लिया जाएगा। और इमरान खान ने पार्टी वर्कर्स को जो है वो इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है और उन्होंने जो और लोग हैं उनसे भी कुछ जिम्मेदारियां उनको सौंपने का फैसला किया और इसी ज़ुमरे में जो मशीर हैं नए वो लगाए जाएंगे, जबकि वज़रा के कलमदान भी तब्दील किए जा सकते हैं। गुज़िश्ता अगर दौरे की बात की जाए तो उस दौरान जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उन्होंने अलग अलग जो है वो महकमों के जो वज़रा हैं उनसे मुलाकातें की, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया। उस मौके पर जो है वो फयाजुल हसन चौहान की सरजनिश की गई थी। इसी तरह से जो सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत हैं उनको शाबाश दी गई थी और 3 से 4 वज़ीर और भी हैं जिनकी कारकर्दगी से फ़िलहाल जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुतमईन नज़र नहीं आए और ये इम्कान मौजूद है कि जो रवां हफ्ते दौरा है उसके बाद कुछ अहम वज़ारतों में तब्दीली की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रूबा अरूज आपका। नवाज शरीफ के इलाज के मामले पर पंजाब असेंबली में हंगामा, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गए। नारेबाजी का राज। मुस्लिम लीग नून ने असेंबली की सीढ़ियों पर भी हुकूमत के खिलाफ मैदान सजाए रखा। वजीर कानून राजा बशारत का कहना था कि नवाज शरीफ अनोखा लाडला कैदी जो मर्जी का इलाज मांग रहा है। पीपल्स पार्टी के जलसे के हवाले से आपको अपडेट करें जो कि तैयार है। मलीर में मेमन गोट में पंडाल सज गया है। जियालों की आमद भी शुरू हो गई है। पार्टी जियालों की फलक शकाफ नारेबाजी भी जारी है। पंडाल में नुमाइंदा न्यूज़ आसिम अशरफ मौजूद है। मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे कि क्या क्या तैयारियां भी जारी हैं और कितनी बड़ी तादाद में जियाले वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी आज पहली बार मलीर में जलसे आम से खिताब करने जा रहे हैं। जी आसिम। बिल्कुल जी, इस वक्त जो है वो मलीर मेमन गोट के उस पंडाल में मौजूद है जहां पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद रहनुमा शहीद अब्दुल्ला मुराद की जो है वो बरसी आज जलसे आम में जो है वो तब्दील हो जाएगी। आसिफ अली जरदारी यहाँ पर आकर खिताब करेंगे। सियासी तारीख में जो है वो ये पहला मौका है कि आसिफ अली जरदारी मलीर आएंगे। हमारे साथ जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और जियाले मौजूद है। उनका जोश जानते हैं कि उनका जोश कैसा है। इस वक्त 40,000 कुर्सियां यहाँ पे लगे हुए हैं और मुझे लग रहा है कि कम से कम 55-60 हज़ार बंदे इधर आएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी मलीर पे हमेशा एतमाद करता है और मलीर के लोग भी पीपल्स पार्टी पे एतमाद करते हैं। तकरीबन आपको 70 की दहाई से लेकर बोलूँ आज तक अगर इस इलाके में किसी ने काम किया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। अच्छा ये बताइएगा, आप गले में मफलर डाले हुए हैं, पार्टी परचम और कैप पहने हुए हैं, तो कोई नारे वगैरह कोई रिवायती होते हैं? आप लोगों को जरा नारे दिखा दें कि आज नजर आए कि जियाले जो है वो इस्तकबाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास इतने नारे हैं, किसी और के पास नारे नहीं है। हमारे नारे तो हमारे दुश्मनों ने भी चुराए हैं। कतरू का खिलाड़ी, कतरू का खिलाड़ी, एक जरदारी। वो नारों का सिलसिला जारी है। फलक शिगाफ
انداز سے اس وقت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جو ہے وہ ملیر میمن گوٹ کے اس گراؤنڈ میں آنا شروع ہو گئے. شام 5 بجے کا وقت ہے اور اس وقت جو ہے وہ آصف علی زرداری آئیں گے اور جیالوں کا لہو گرمائیں گے, اور ملیر میں جو ہے وہ مکمل طور پر اس وقت جو ہے وہ تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں. جی عدالت سے جڑی کچھ اہم خبریں کوٹ راؤنڈ اپ میں. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں آصف علی زرداری کے اثاثہ جات ریفرنس میں بریت کے خلاف نیب کی درخواست پر سماعت. نیب کی ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت کی استدعا پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی. لاہور ہائی کورٹ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں گرفتار خواجہ برادران کی درخواست ضمانت پر سماعت. نیب پروسیکیوٹر نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت کی استدعا کر دی. کیس کی مزید سماعت 14 مارچ تک ملتوی. سندھ ہائی کورٹ میں محکمہ اطلاعات میں 6.25 ارب روپے کرپشن کیس کی سماعت. عدالت نے شریک ملزم گلزار احمد کی درخواست ضمانت منظور کر لی. محفوظ فیصلہ سنا دیا. کرپٹ لوگ ملک لوٹ کر کھا گئے, نیب والے بااثر افراد پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے ہیں. NICL کیس میں جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس, بولے نیب کا آنگن ہی ٹیڑھا ہے. سپریم کورٹ نے اگلی سماعت پر نیب پروسیکیوٹر جنرل اور محسن حبیب کو طلب کر لیا. سندھ ہائی کورٹ میں ارشاد رنجھانی کے قتل کیس میں رحیم شاہ کی مختلف درخواستوں کی سماعت. عدالت نے فریقین کو 15 مارچ کو تیاری کے ساتھ آنے کی ہدایت کرتے ہوئے تمام درخواستوں کو یکجا کر کے سننے کی استدعا منظور کر لی. اب آپ کو بتائیں کہ کارروائی کے خلاف درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے میاں منشا کو نیب انکوائری میں شامل ہونے کا حکم دے دیا. عدالت نے حکم دیا کہ میاں منشا نیب کے روبرو پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں. عدالت نے نیب کو میاں منشا کے خلاف تادیبی کارروائی سے روک دیا ہے. آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ لاہور ہائی کورٹ میں میاں منشا کی نیب کارروائی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. لاہور ہائی کورٹ نے میاں منشا کو نیب انکوائری میں شامل ہونے کا حکم دیا ہے. عدالت نے حکم دیا ہے کہ میاں منشا نیب کے روبرو پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں. اور یہاں بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. آتے چلے کہ دبئی اور شارجہ کے اسٹیڈیم سے رنگ اب منتقل ہو گئی ہیں کراچی میں, جہاں پر تمام لوگ جو ہیں وہ پرجوش ہیں. انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں. پاکستان سپر لیگ کے سپر مقابلے اب ہوں گے پاکستان کی سرزمین پر. شہر قائد میں بگل بج گیا. پورا پاکستان سپر لیگ میں انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو ویلکم کرنے کے لیے بےتاب ہے. ملک کے کونے کونے میں کرکٹ بخار بھی اپنے عروج پر ہے. مزید جانیں گے نمائندہ نیوز عشرت خان سے. شہر قائد کے باسیوں کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں. پاکستان سپر لیگ کے سپر مقابلے اب شہر قائد میں ہوں گے. شہر قائد کے جو شائقین کرکٹ ہیں ان کا ایک طویل انتظار تھا. جی کراچی میں میچ ہوں گے جو 5 ہوں گے, لیکن اب 5 نہیں ہوں گے بلکہ 8 میچز ہیں جو کراچی میں ہوں گے. 9 مارچ کو پہلا میچ ہوگا. اس وقت میں FTC پہ موجود ہوں. اگر آپ میری بیک سائڈ پہ دیکھیں تو پورا گراؤنڈ بنا ہوا ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ نیشنل اسٹیڈیم یہی ہے. آئیے اس حوالے سے ہم نوجوانوں سے بات کرتے ہیں. کیسا لگ رہا ہے کہ جی جو میچز ہیں وہ کراچی میں ہوں گے؟ ٹکٹ لے لیا آپ نے؟ جی ہم نے ٹکٹ لے لیے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے. ہم جا کے نیشنل اسٹیڈیم میں میچ دیکھیں گے. تو آپ جو سپر مقابلے ہیں وہ کراچی میں ہوں گے, تو کیسا لگ رہا ہے؟ گراؤنڈ میں میچ دیکھو گے؟ مزہ آ رہا ہے کہ کراچی میں میچ سٹارٹ ہو رہے ہیں. کہ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ نا کراچی اس بار PSL جیتے گی انشاءاللہ. یہاں جتنے بھی نوجوان ہیں, نوجوان جو نسل ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ سپر لیگ کے سپر مقابلے شہر قائد میں ہوں گے. جو شہر قائد کے باسی ہیں وہ خوب انجوائے کریں گے. میچ کی دیکھنے کا جو اصل مزہ ہے وہ گراؤنڈ میں ہے. یہاں جتنے بھی نوجوان ہیں, حیرت کی بات ہے ان سب کو ٹکٹ مل گیا ہے اور وہ امید ان کی یہی ہے کہ جی ہم گراؤنڈ میں میچ دیکھیں گے. جی اس میں امریکہ پہلے, روس دوسرے, جبکہ چین کا تیسرا نمبر ہے. فہرست میں پاکستان بھی 22ویں نمبر پر موجود ہے. امریکہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے. امریکی اخبار US نیوز کا سروے میں انکشاف. سروے میں طاقت کا انحصار GDP, آبادی اور فیکس آمدنی پر کیا گیا ہے. سروے کے مطابق امریکہ کا GDP $19.4 ٹریلین ہے, جبکہ فیکس آمدنی $59,000 سے زائد ہے. $1.6 ٹریلین GDP اور $28,000 فیکس آمدنی کے ساتھ روس کا دوسرا نمبر ہے. 40 کروڑ آبادی اور $12.2 ٹریلین GDP کے ساتھ چین تیسرے نمبر پر ہے. چین
में फीकस आमदनी $16,005 है। पाकिस्तान भी फहरिस्त में 22वें नंबर पर मौजूद है। फहरिस्त में जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस बिलतरतीब चौथे, 5वें और 6ठे नंबर पर मौजूद है। जापान, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया भी दुनिया के 10 ताकतवर ममालिक में शामिल हैं। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।